नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर आपका क्रांतिकारी स्टूडेंट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार और राजस्थान के इतिहास में हम एक राजवंशों की सीरीज पढ़ रहे थे। कारणवश पारिवारिक कार्यों के वजह से हमारी क्लासें लगातार नहीं हो पाई, लेकिन आज के बाद जो क्लासें वो लगातार होंगी। और इस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार का पार्ट 2, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की हमने मंडोर शाखा देखी पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल उज्जैन वाली जो शाखा है उसके गुर्जर प्रतिहार वंश देखेंगे। सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखें। चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो हमने मंडोर शाखा पढ़ी, उस मंडोर शाखा का अंत हो गया। उसके बाद में अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक फेमस हैं वो शाखा है अपनी कौन सी, भीनमाल यानी जालौर उज्जैन की शाखा। उसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले शासक की बात करते हैं नागवट फर्स्ट। नागवट फर्स्ट इनको भीनमाल यानी जालौर। देखो दोस्तों, पहले क्या था कि कुछ शहरों के, कुछ नगरों के नाम कुछ अलग थे, वर्तमान कुछ अलग है। जैसे श्रीपंथ बयाना को कहते हैं, बराट नगर पहले कहते थे बैराट को, वर्तमान में से बैराट कहते हैं। ऐसे ही पहले नाम था भीनमाल, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, जालौर कहते हैं। तो सबसे पहले अगर नागवट की बात करें तो नागवट फर्स्ट ने सबसे पहले भीनमाल में अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी, तो उसका श्रेय किसे जाता है, नागवट फर्स्ट को जाता है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर भीनमाल में आपसे ये पूछा जाए कि भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो नींव रखी वो किसने रखी या उसके संस्थापक किससे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका नागवट फर्स्ट। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने भीनमाल को, इसके अलावा अवनंती उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है साहब। इसके अलावा अगर बात करें नागवट फर्स्ट की, तो इनको कहते हैं नागावलोक। ठीक है। अगर इनकी बात करें इनके दरबार को क्या कहेंगे, तो इनके दरबार को कहा जाता है नागावलोक दरबार। ठीक है। अगर इनके शासन की बात करें तो इन्होंने शासन किया भीनमाल पे, यानी भीनमाल तक अपना क्षेत्र बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने उज्जैन तक अपना क्षेत्र बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने दंती दुर्ग पर और अरबों से इन्होंने क्या किए, युद्ध किए और उन पर विजय पाई। ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण विस्तार रहे, यानी इन्होंने अपने शासनकाल में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विजित किया। ठीक है। फिर इनकी बात करें उपनामों की, तो इनके उपनाम हैं इंद्रकय, दंभ का नाशक, इनको राम का अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं, राम का अवतार। इसके अलावा इन्होंने मलेच्छों का नाश किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे बड़ी इनकी महत्वपूर्ण विजय होती है, वो होती है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट थे, उनको हराया इन्होंने और दंती दुर्ग पर अपना क्या किया, अपना अधिकार किया। इसके अलावा इन्होंने अरबों के जो आक्रमण थे उनको रोका था। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ी हमने नागवट फर्स्ट के बारे में। और नागवट फर्स्ट को क्या जाना जाता है, नागवट फर्स्ट को जाना जाता है गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसकी भीनमाल में शाखा के जनक या संस्थापक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम देवराज की। तो देवराज के टाइम पे कुछ खास इनकी उपलब्धियां नहीं रही। तो इनकी क्या है, खास उपलब्धियां नहीं रही। इन्होंने सिर्फ अपनी राजधानी को कन्वर्ट किया। इन्होंने अपनी राजधानी को, जहाँ पर दो थी, भीनमाल और उज्जैन थी, उसे इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने वापस से इनको उज्जैन उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया। इसके बाद में शासक बनते हैं वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की। इसके अलावा आदि वराह की उपाधि धारण की। तो ये दोनों तो हो गई इनकी क्या उपाधियां। ठीक है। अब देखो इनके दरबार की बात करें
तो इनके दरबारी कवि कौन थे? जैनसेन या जैनसूरी। ठीक है, क्या थे? जैनसूरी। और इन्होंने किसकी रचना करी? हरिवंश पुराण की। ठीक है, हरिवंश पुराण की रचना की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके टाइम पर जो वत्सराज है, वत्सराज के टाइम पर एक उन्होंने जैन मंदिर बनाया जो कि उत्तर भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वत्सराज, तो वत्सराज के टाइम पर ही क्या होता है? वत्सराज के टाइम पर सबसे पहले एक संघर्ष छिड़ता है, उस संघर्ष का नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम इनको देखेंगे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि वत्सराज की दो उपाधियाँ थी, रणस्थल और आदिवराह की उपाधियाँ। इनके दरबार में जैन सूरी रहते थे जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। उसके बाद जैन मंदिर बनाया जो कि उत्तर भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? त्रिपक्षीय संघर्ष की। इस संघर्ष को क्या नाम दिया जाता है? त्रिपक्षीय, त्रिकोणीय, त्रिवंशीय, त्रिगुटीय संघर्ष। यानी किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिगुट, त्रिपक्षीय, इसके अलावा त्रिवंश, त्रिगुटीय संघर्ष क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत किसके टाइम पे हुई? तो शुरुआत हुई वत्सराज के टाइम पे। ठीक है, वत्सराज के टाइम से शुरुआत हुई, यानी लगभग 783 ईस्वी में। और ये पीरियड चलेगा कहाँ तक? महिर भोज तक। और महिर भोज का शासनकाल है वो 836 से 885 ईस्वी तक। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 200 वर्ष तक चलता है ये। ठीक है, अब इसके बारे में हम कंप्लीटली जान लेते हैं कि त्रिपक्षीय, त्रिकोणीय, त्रिवंशीय, त्रिगुटीय संघर्ष क्या था। तो सबसे पहले हम बात करें भारत की, तो एक साइड में देखो ऐसे वर्तमान जो भारत है, पहले ऐसा तो था नहीं, तो लगभग देखो ऐसे। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या था? गुर्जरों का, यानी इस क्षेत्र में जो शासक थे वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इसके अलावा अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन थे? तो इस क्षेत्र में शासक थे राष्ट्रकूट। ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था कन्नौज। और ये वाला जो क्षेत्र था ये बिहार वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्र था। अब इस टाइम पे कौन कौन राजा थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो थे वत्सराज। ठीक है, ये सारा जो युद्ध था वो किसे लेकर था? इस क्षेत्र को लेकर था। यानी कन्नौज उस टाइम पे क्या कन्नौज उस टाइम पे क्या था कि सब मतलब हर राजा की क्या रहती थी? एक नीति रहती थी। उस नीति का नाम था साम्राज्यवादी नीति। यानी हर शासक अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। तो ये भी क्या है, आपस में क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। यहाँ पे जो शासक थे वो थे पाल शासक। ठीक है, तो यहाँ पे शासक था वत्सराज। किसको लेकर युद्ध था? तो वो युद्ध था कन्नौज को लेकर। इधर राष्ट्रकूट शासक की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव फर्स्ट। पाल शासक, यहाँ पे दो भाई थे। ठीक है, दो भाई थे जिनका नाम था इंद्रायुध और दूसरे का नाम था चक्रायुध। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या था कि एक धर्मपाल नाम के शासक थे। धर्मपाल भी विस्तारवादी नीति के तहत चल रहा था। तो यहाँ पर धर्मपाल
धर्मपाल था इधर, तो धर्मपाल था इधर। अब होता ये है कि कन्नौज का जो शासन चलता है, कन्नौज के शासन में एक साथ क्या होती है, उसकी एकता में गिरावट आती है। और यहाँ पे ये दोनों भाई थे, कौन कौन, इंद्रायुध और चक्रायुध, ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों भाई अपने उत्तराधिकारी के युद्धों में लड़ने लग गए। इसका फायदा उठाना चाहता था कौन, वत्सराज। तो वत्सराज ने कहाँ किया आक्रमण, कन्नौज पे। देखो धर्मपाल ने साथ दिया किसका, किसका दिया साथ, इंद्रायुध का। इनके बीच में जो युद्ध हुए उन युद्धों में किसका साथ दिया, इसने साथ दिया किसका, इंद्रायुध का। तो शासक कौन बनेगा, शासक बनेगा कौन, इंद्रायुध। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि वत्सराज आक्रमण करता है किस पे, इंद्रायुध पे। तो फर्स्ट बार आक्रमण होगा किधर, इंद्रायुध पर। अब जिसको शासक बनाया है धर्मपाल ने, तो धर्मपाल भी इसके साथ में होगा। तो इसमें कौन साथ होते हैं, धर्मपाल। अब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में जीतते कौन है, जीत होती है किसकी, वत्सराज की। ठीक है, वत्सराज की जीत हो जाती है। उसके बाद में वत्सराज और क्षेत्र होते हैं उनको विजित करता चलता है। लेकिन जब वापस लौटता होता है तो ध्रुव क्या करता है, इस पे आक्रमण करता है। ध्रुव किस पे आक्रमण करता है, वत्सराज पे। और वत्सराज की क्या हो जाती है, हार। देखिए कैसे, वत्सराज और ध्रुव इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में कौन हार जाता है, तो हार होती है किसकी, वत्सराज की। और ध्रुव फर्स्ट इसमें जीत जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये सारा जो मैटर था वो किन किन के बीच में था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश, 3 वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का, इधर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे पाल वंश था। तो 3 वंश हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। तो तीनों वंशों के बीच में ये युद्ध था, किसको लेकर था, कन्नौज को लेकर था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिपक्षीय, त्रिकोणीय, त्रिवंशीय, त्रिगुटीय संघर्ष। और कितने वर्ष तक चला, तो लगभग 200 वर्ष तक चला। वत्सराज से प्रारंभ होता है और मयूरभोज पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो ये था अपना कन्नौज का युद्ध। यानी बात करें किसकी, तो ये युद्ध रहा कौन सा, अपना त्रिपक्षीय संघर्ष। अब उसके बाद में शासक बनते कौन, तो शासक बनेंगे अपने नागभट्ट सेकंड। किसके उत्तराधिकारी हैं ये, वत्सराज के। ठीक है, अगर इनके नाम की बात करें तो इन्होंने नाम, या इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधियां रही कौन सी, तो उपाधियां उनकी वत्स विजय, वत्स विजेता, मत्स्य विजेता, ये इनकी उपाधियां या नाम रहे। ठीक है, अब देखो इनके शासनकाल में इधर कन्नौज में अब देखो इनके समकालीन कौन था, तो नागभट्ट के समकालीन कौन था, तो नागभट्ट के समकालीन था, अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश में था गोविंद तृतीय। अब सबसे पहले जब वत्सराज शासक, मतलब वत्सराज का पुत्र नागभट्ट सेकंड शासक बनता है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले किसको हराता है, वो धर्मपाल को। क्यों, क्योंकि वत्सराज के बाद में ये जो शासक बनते ध्रुव फर्स्ट, पहले हमने बात करी ध्रुव फर्स्ट की, ध्रुव फर्स्ट की भी शक्तियाँ छीन होती हैं। तो इधर से जो धर्मपाल थे वो धर्मपाल किसको हराते हैं, इसको, और खुद क्या बन जाते हैं, शासक। अब जैसे नागभट्ट सेकंड राजा बने, इन्होंने किसके साथ युद्ध किया, धर्मपाल के साथ में। और इस युद्ध में जीते कौन, तो जीते कौन, नागभट्ट सेकंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। अब इधर देखें, अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में पहले जो शासक थे वो थे कौन, इंद्रायुध। इंद्रायुध के बाद में शासक कौन बने, चंद्रायुध। ठीक है, तो चंद्रायुध और धर्मपाल दोनों क्या थे, मित्र थे। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय और वत्सराज के, नागभट्ट सेकंड के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयी कौन होते हैं, गोविंद तृतीय, और हार जाते कौन, नागभट्ट सेकंड। और ये ले लेते हैं गंगा में समाधि।
ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, नागभट्ट द्वितीय की। तो अगर नागभट्ट द्वितीय के समकालीन अगर राष्ट्रकूट वंश के शासक की बात करें तो वो होंगे गोविंद तृतीय। अगर पाल वंश के शासक की बात करें तो वो होंगे चंद्रायुध। और अगर बात करें कि भारी लोग कौन थे तो भारी लोग धर्मपाल ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में शासक बनते हैं रामभद्र। तो ये जो महिरभोज है, महिरभोज पिता कौन थे, तो पिता का नाम था रामभद्र। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक, महान शासक हुए कौन, महिरभोज। अगर महिरभोज की बात करें तो इनके उपनाम की बात करें, अगर महिरभोज की बात करें तो महिर का मतलब होता है सूर्य पुत्र, सूर्य के पुत्र। ठीक है, अब बात करें महिरभोज की, तो महिरभोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो प्रतिहारों का जो गुर्जर प्रतिहार हैं, उन गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, महिरभोज को। कई वंश पढ़ेंगे हम, उन वंशों में क्या होगा कि कुछ बेटे अपने पिता को मार देते हैं, उनको इतिहास में क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। देखिए कैसे, प्रतिहारों में अगर बात करें तो रामभद्र की हत्या किसने की, महिरभोज ने, और महिरभोज शासक बन गए। इसको कहते हैं क्या, प्रतिहारों में जो महिरभोज है उनको पितृहंता कहा जाता है। ऐसे अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में राणा कुंभा के जो बेटे हुए उदा, उन्होंने उनके अपने पिता मतलब कुंभा को मार दिया था, इसलिए उन्हें मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। फिर उसके बाद हम जयपुर के अगर राजवंश की बात करें, कछवाहा वंश की, तो उसमें भी क्या है कि राम सिंह फर्स्ट ने मान सिंह प्रथम थे, उनको मार दिया, इसलिए उन्हें कछवाहा वंश का क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। ऐसे जैसे आमेर की बात करें तो जयदेव कहा जाता है, मतलब जो अजमेर के चौहान वंश की बात करें तो जयदेव थे, जयदेव ने अपने पिता अर्नोराज को मार दिया, इसलिए उन्हें चौहानों का क्या पितृहंता कहा जाता है। तो ऐसे पितृहंता कौन कहलाए, महिरभोज। महिरभोज का मतलब, महिर का क्या मतलब होता है, सूर्य का पुत्र। देखिए सबसे प्रतापी शासक हुए अभी देखो वो जो युद्ध हुआ रहा कन्नौज का, वो अभी टला नहीं है। इनके अगर समकालीन बात करें तो इनके समकालीन कौन थे, तो समकालीन थे राष्ट्रकूट वंश में तो थे कौन, राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट शासक कौन थे, कृष्ण फर्स्ट। देखो आपको कई जगह कृष्ण द्वितीय भी मिलेगा और फर्स्ट भी मिलेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट है या सेकंड है। इसके अलावा पाल वंश में अगर करें तो देवपाल और विग्रहपाल। ठीक है, देवपाल विग्रहपाल, तो इनका क्या होता है, युद्ध होता है महिरभोज और कृष्ण फर्स्ट और देवपाल और विग्रहपाल, क्योंकि ये इनके साथ देते हैं, तो इसमें जीत किसकी होती है, महिरभोज की। और अंततः कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में या 200 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय, त्रिगुटीय, त्रिवंशीय, त्रिदलीय जो संघर्ष रहा, उसमें अंततः विजयी कौन रहे, गुर्जर प्रतिहार। अगर इनकी बात करें उपनाम की, तो अगर इनके उपनाम की बात करें तो इन्होंने प्रभास पाटन, आदि वराह की उपाधियां धारण करी, उपाधि या उपनाम इनको मिले। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिक्के चलाए। ठीक है, इन्होंने सिक्के चलाए जिनको कहा जाता है मयादी वराह, इन्होंने सिक्के चलाए। इन्हीं के टाइम पर एक यात्री थे सुलेमान यात्री आए, इन्होंने महिरभोज को क्या कहा, तो इन्होंने महिरभोज को क्या कहा, महिरभोज को इन्होंने कहा इस्लाम की दीवार, इस्लाम की दीवार कहा। इसके अलावा इन्होंने अरबों का इन्होंने शत्रु बताया। क्या बताया, अरबों का शत्रु बताया। इसके अलावा इन्होंने भारत देश को क्या कहा, तो भारत देश को इन्होंने कहा काफिरों का देश, काफिरों का देश। सुलेमान ने महिरभोज की प्रशासन व्यवस्था की क्या की, तारीफ की।
अब वर्तमान में एक ट्रेंड चल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश या गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिर भोज के बारे में कुछ ऐसी किदवंतियाँ चल रही हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक महिर भोज क्या रियल में ही गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे या नहीं, ये गुर्जरों से संबंधित है या नहीं, इस पर वाद विवाद चलता रहा। वर्तमान में इसी को दर्शाने के लिए, एकता को दिखाने के लिए गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जगह जगह सम्राट महिर भोज, क्योंकि प्रतापी राजा हुए सबसे ज़्यादा, तो उसके सम्मान में जगह जगह बोर्डों का अनावरण किया जा रहा है। गाँव के नाम उनके नाम से जोड़ करके रखे जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो अपना गांव है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये अपना गांव है, ठीक है, हर गांव में हो रहा है। तो ये गांव बोन या बौल की कहानी है कि हर गांव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे गुर्जर सम्राट महिर भोज, इनसे गांव के जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं गुर्जर सम्राट महिर भोज ग्राम बौल, यानी ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र ये दर्शाना चाहते हैं कि जो गुर्जरों के ये शासक थे सम्राट महिर भोज, इनका रियल में जो संबंध है गुर्जर प्रतिहार वंश से है। ये सार्वजनिक स्थानों पे इनको लगाया जा रहा है। जैसे भूमिया बाबा का मंदिर है, ये जो अपने देव जनरल स्टोर है इसके पास में, तो यहाँ पे इस प्रकार से बोर्डों का अनावरण किया जा रहा है। फुल डीजे वीजे की सहायता से इसको अनावरण किया जा रहा है। लोगों में एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस बात को समर्थन दें कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है महिर भोज, वो क्या है, रियल में गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक हैं और वो हमारे गौरव है। इसके अलावा अगर बात करें, ये देखिए जैसे कि हर गांव में बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिन पे लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज ग्राम बौल, जिला करौली, राजस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ गौरवमयी जो व्यक्ति हैं उनको, उनके चित्र भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ में ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं और ये दर्शाते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो सारा क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ये अपने गांव के कुछ नौजवान साथी हैं जो कि इस प्रकार से बोर्ड अनावरण के टाइम पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि वर्तमान में ये ट्रेंड चल रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, महिर भोज की। तो ये महिर भोज के बारे में हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं महेंद्रपाल। महिर भोज के बाद में महिर भोज के बाद में शासक बने ये कौन, महेंद्रपाल, ठीक है। इनके दरबार में जो कवि थे उनका नाम था क्या, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर की अगर रचनाओं की बात करें तो राजशेखर की रचनाओं में काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, कपूर मंजरी, ये इनकी रचनाएं लिखी इन्होंने, महेंद्रपाल ने। इसके अलावा इन्होंने परम भागवत, साथ ही में निर्भय नरेश, निर्भय राज, ये उपाधियां धारण की। इसके अलावा बात करें तो महिपाल की, इनके बाद में शासक बनते हैं कौन, महिपाल। अगर महिपाल की उपाधियों की हम बात करेंगे तो उपाधियां इनकी प्रमुखतः उपाधियां रही इनकी, महिपाल की प्रमुख उपाधियां रहेंगी विनयपाल और हेरम्बपाल, ठीक है, ये इनकी उपाधियां रहेंगी। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के साथ में इनका युद्ध हुआ और महिपाल इसमें हारे। तो अंतिम शासक थे, प्रभावशाली शासक कौन थे, महिपाल। फिर उसके बाद में अगर बात करें हम राज्यपाल की, तो उनके बाद में अंतिम प्रतापी शासक ये रहे इनके टाइम पर 1018 में महमूद गजनवी
महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण की वजह से, आक्रमण करने से पूर्व ही ये क्या है, डर कर भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि बाद में जनता ने इनको पकड़कर मार दिया था। उसके बाद में यशपाल की बात करें तो यशपाल के टाइम पर अंतिम शासक थे ये। इनके टाइम पर इनके समकालीन थे चंद्रदेव गहड़वाल। कौन थे? चंद्रदेव गहड़वाल। चंद्रदेव गहड़वाल ने इनको हराया। किसको हराया? यशपाल को। यशपाल को हरा करके यशपाल को हराकर उन्होंने गहड़वाल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। और अगर उल्लेखनीय बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का यहाँ पे क्या, ये जो शाखा थी, इनका जो गौरवपूर्ण इतिहास था उस पर फुल स्टॉप लग गया। यानी चंद्रदेव गढ़वाल ने गढ़वाल वंश की नींव रख दी और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अभी अगर हम बात करें किसकी, एक शासक थे महेंद्रपाल। सबसे पहले जो शासक हुए अपने, उनके बाद में एक शासक हुए ककुस्थ शासक हुए। इन ककुस्थ के टाइम पे क्या हुआ था कि ये किसके भतीजे थे? नागभट्ट फर्स्ट के। इनका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात क्या थी कि इन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ। ठीक है। यादगार में कोई अगर स्तंभ बनाया जाता है, जैसे कोई विजय को उपलक्ष्य में, उसे विजय स्तंभ कहते हैं। तो इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया जो कि राजस्थान का सेकंड सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की बात करें तो वो कौन सा है? बयाने वाला है। देखो कैसे विजय स्तंभ। टोटल राजस्थान में विजय स्तंभ में वो है कितने? 5। उनकी संख्या कितनी है? 5 है। देखो कैसे। सबसे पहले बात करें तो बयाना का विजय स्तंभ। सबसे प्राचीन विजय स्तंभ में, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे बनवाएगा। जो कहाँ पे? बयाना जैसे बाणासुर की नगरी, सोनित नगरी, सोनित दुर्ग, विजय दुर्ग कहा जाता है, जहाँ पे उषा मंदिर भी है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरा जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया? वो मंडोर में, मंडोर जोधपुर। ठीक है। ये किसने बनवाया? कुकुस्थ ने। तीसरे की बात करें तो तीसरा है अपना विजय स्तंभ। वो विजय स्तंभ में कौन सा? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध हुआ महमूद खिलजी के विरुद्ध, उस युद्ध में विजय के बाद में क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। चौथे की बात करें हम तो चौथा विजय स्तंभ है आउवा पाली। 1857 की जब हम क्रांति पढ़ेंगे तो जब हम आउवा के विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह के टाइम पे उन्होंने आउवा में विजय स्तंभ बनवाया। और ये विजय स्तंभ कहाँ पे? तो ये विजय स्तंभ है कहाँ पे? आउवा। किसने बनाया? ठाकुर खुशहाल सिंह मिलेगा आपको। वो युद्ध पढ़ेंगे आप, चेलावास का युद्ध और बिठोला का युद्ध, वो किसने लड़े? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। और सुगाली माता का इनका संबंध जब हम बात करेंगे उसकी। इसके अलावा पांचवे की हम बात करें तो पांचवा है जैसलमेर में विजय स्तंभ, जो कि 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ। उस युद्ध में भारत विजयी हुआ। उस विजय के याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो कुल टोटल अगर हम बात करें तो 5 राजस्थान में क्या है? विजय स्तंभ हैं। इन 5 को हमने देखा, ये 5 विजय स्तंभ हैं। अब हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की, तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुए, गुर्जर प्रतिहार जो वंश हुआ, उस गुर्जर प्रतिहार वंश की देन क्या रही? गुर्जर प्रतिहार वंश की देन क्या अचीवमेंट रहे गुर्जर एम्पायर के, तो वो हम देख लेते हैं। इन्होंने एक शैली दी जिसको कहा जाता है पंचायतन शैली, पंचायतन या महामारू शैली। जब हम राजस्थान के मंदिर पढ़ते हैं तब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक अगर मंदिरों की बात करें तो सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे हैं राजस्थान में? तो सर्वाधिक मंदिर हैं जयपुर में।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक मंदिर हैं वो कहाँ पे, काशी में। ठीक है, ये भारत की बात है और ये राजस्थान की बात है। 3 शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण की। एक शैली होती है नागर शैली, दूसरी होती है द्रविड़ शैली, और तीसरी शैली होती है वो होती है बेसर शैली। तो 3 शैलियाँ होती है मंदिर निर्माण की, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली ये उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं उन मंदिरों की जो शैली है वो कौन सी है, नागर शैली। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं उनकी जो शैली है वो कौन सी है, द्रविड़ शैली। बेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। ठीक है, यानी दोनों शैलियों का जहाँ मिश्रण होता है वो कौन सी शैली होती है, बेसर शैली। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, नागर शैली की। अब आप देखेंगे कि यह शैली क्यों पढ़ाने लग गए, ये इसलिए कि इससे क्या है कि ये कोरिलेटेड हैं चीज़ें, आप अच्छे से समझ पाओगे कि यह शैली किस प्रकार से देन में रही। इस शैली के 3 उपशैलियाँ हैं, पंचायतन, एकायतन, इसके अलावा महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली। आया ना नाम, इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें। प्रतिहारों की शैली, नागर शैली में उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनते हैं, नागर शैली में। इस शैली में क्या होता है कि एक बीच में देवता की मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ क्या बनाया जाता है, परिक्रमा मार्ग बनाया जाता है। ये परिक्रमा मार्ग है, ये अपना मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। तो ये जो शैली है कौन सी है, नागर शैली है। इसकी उपशैलियाँ 3, पंचायतन शैली, एकायतन शैली और तीसरी महामारू शैली। गुर्जर प्रतिहार वंशों की जो ये शैली थी, इस शैली में क्या है कि मंदिरों की ये मंदिर बने। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो ये शैली है, वर्तमान में एक नई शैली गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहारों की जो मंदिरों की निर्माण की जो शैली थी उसमें एक नई शैली उभर के आई है, उसका नाम है क्या है, भूमिज शैली। कौन सी शैली, भूमिज शैली। इस शैली में क्या होता है कि इस शैली में जो गुम्मद होता है, मंदिर का जो गुम्मद होता है, उस गुम्मद होता है वो कई भागों में बटा होता है। तो वर्तमान में कौन सी शैली चल रही है, भूमज शैली। गुर्जर प्रतिहार वंशों की कौन सी शैली रही, ये महामारू गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार वापस से देख लेते। ये देखिए, वापस से देख लेते हैं एक बार। ये 3 तरह की शैलियाँ होती हैं। सर्वाधिक मंदिर जयपुर में पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो काशी में 3 शैलियाँ हुई, एक नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वो कौन सी शैली में बनती है, नागर शैली में। मध्य भारत में जो मंदिर बनते हैं वो कौन सी, दक्षिण भारत में जो बनते हैं वो द्रविड़ शैली में, और बेसर शैली में मिश्रण, यानी मध्य भारत में या मिश्रण जो मिलता है उसमें कौन सी शैली, बेसर शैली। अगर गुर्जर प्रतिहार वंशों की बात करें तो उसमें ये जो शैली है महामारू शैली है। नागर शैली की 3 उपशैलियाँ हैं। कितनी है, 3 उपशैली, 3 उपशैलियाँ हैं, पंचायतन, एकातन और महामारू। वर्तमान में भूमि शैली चल रही है जिसमें गुम्बद कई भागों में बटा होता है। तो इस प्रकार से अपनी ये जो शाखा है ये कंप्लीट होती है गुर्जर प्रतिहार वंश की। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अजमेर के जो चौहान वंश हैं, शाकंभरी के चौहान वंश हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखें और शेयर करें।